हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से चैप्टर 6 के एनसीईआरटी प्रमेय 6.5 को। एनसीईआरटी प्रमेय 6.5 को हम एसएएस समरूपता के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी प्रमेय 6.5 को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके सत्यापन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको ये प्रमेय जो है ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो प्रमेय में कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जैसा कथन में कहा गया है, हम इस कथन को पहले फिगर पे समझेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे इसके सत्यापन को समझेंगे। तो फिगर को देखिएगा आप ध्यान से। तो दो त्रिभुज हमने इस प्रकार से लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसे नामांकित कर देते हैं क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई और एफ से। तो दो त्रिभुज हमें क्या हो गया यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। तो ध्यान से देखिएगा, कथन को कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, है ना। तो पहला त्रिभुज हमारा ए बी सी है। यदि हम इसमें लेते हैं कोण ए को और दूसरे त्रिभुज में लेते हैं कोण डी को, जो कि दोनों बराबर है, जैसा कि कथन में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। तो पहला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए और कोण डी को यदि हम बराबर लेते हैं तथा कर रहा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा मतलब ये कोण जो है किन दो भुजाओं के अंतर्गत है, भुजा ए बी और भुजा ए सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है भुजा ए बी और भुजा ए सी के अंतर्गत है, और त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी जो है भुजा डी ई और भुजा डी एफ के अंतर्गत है। तो अनुपात यानी ए बी बटे डी जो अनुपात होगा वही ए सी बटे डी एफ अनुपात यदि होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब कोण ए बराबर कोण डी तथा ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, यानी भुजाएं अनुपातिक हो इन कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा जो है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यदि हम कोण ए और कोण डी को लिए हैं तब, यदि हम ले लेते कोण बी और कोण ई को, तो इसके हिसाब से हमारा ए बी और बी सी भुजा लेना पड़ता और इसमें डी ई भुजा और ई एफ भुजा। यदि उसी तरह से कोण सी को लेते तो इसमें हम ए सी भुजा को लेते, है ना, और इसमें डी एफ को, और इसमें बी सी भुजा को, तो इसमें ई एफ भुजा को। समझ रहे हैं। तो इस प्रमेय को आइए आगे हल करते हैं। प्रमेय के अनुसार जैसा कि हम इस फिगर को बनाए हैं, इस फिगर में जो है जो जो हम प्रक्रियाएं किए हैं इसको अपनी भाषा में लिख लेना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ कुछ इस प्रकार से हैं कि इसमें जो है क्या लिए थे हम, कोण ए कोण डी के बराबर, और ए बी और डी उसी प्रकार ए सी और डी एफ, इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है क्या था, बराबर था इस कथन के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम पहले अपनी भाषा में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को लेते हुए। तो आइए हम लिखेंगे त्रिभुज दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि कोण ए बराबर कोण डी तथा ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ। तो आप फिगर को एक बार फिर से देखेंगे कि जैसा इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। मतलब कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, यहाँ लिखे हैं, और कोण ए को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन सी है, ए बी है और ए सी है, ए बी और ए सी। उसी प्रकार कोण डी को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन कौन सी है, डी ई है और डी एफ है। समझ रहे हैं। तो ऐसा हमारा क्या दिया हुआ है, प्रमेय के कथन में दिया हुआ है। अब हम आगे आएंगे, जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है उसे लिखेंगे। सिद्ध करने के लिए हमें क्या कहा गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। हम दो त्रिभुज कौन कौन सा लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ, तो कोण ए कोण डी। समझ रहे हैं कि कोण ए के बराबर कोण डी लिए, तो इसी के अनुसार हमें लिखना है कि ए बी सी और डी ई एफ इस तरह से। तो यहाँ हमें लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम आएंगे प्रमाण में। यदि हम किन्हीं दो त्रिभुजों के बीच तुलना करें तो उन दोनों त्रिभुजों के बीच
तीन स्थिति बन सकती है, वो तीनों स्थिति कौन कौन सी है इसे हम समझेंगे, उसके बाद प्रमाण में आगे चलेंगे। तो हमने दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ लिए थे, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में यदि हम तुलना करें तो हो सकता है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों क्या है, बराबर है, या हो सकता है कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ की अपेक्षा बड़ा है, या हो सकता है त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज डीईएफ की अपेक्षा क्या है, छोटा है। तो ये तीन स्थिति बनती है, तीनों स्थितियों को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उन तीनों स्थितियों को समझेंगे, उसके बाद आगे उसे सत्यापित करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ यदि बराबर है तो मान लेते हैं कि यदि इसका त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा और डी भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। जब इन दोनों का एरिया बराबर है तो त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा और डी भुजा बराबर है, उसके बाद हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप सत्यापित करेंगे, ठीक है। ये पहला केस में हो गया। और दूसरा केस में क्या आता है कि यदि एबीसी बड़ा है, ठीक है, एबीसी बड़ा है, तो जब एबी भुजा को हम इस पहले केस में लिए हैं कि डी भुजा के बराबर है, तो उसी तरह से हमें एबी भुजा को क्या कर देना है कि डी भुजा की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जैसा कि लिखते हैं, पहले केस में हमने लिखे हैं कि एबी भुजा जो है डी भुजा के बराबर है, ऐसा मान करके चलते हैं, ठीक है, कि एबी भुजा जो है डी भुजा के बराबर है, ये पहले केस में। और दूसरे केस में, केस सेकेंड में, कि एबी भुजा जो है बड़ा है डी भुजा से, समझ रहे हैं। और केस थर्ड में एबी भुजा जो है छोटा है डी भुजा से। ये तीन स्थिति बन सकती है, कब, कि जब या तो ये दोनों त्रिभुज बराबर है, या तो ये बड़ा है, या तो ये बड़ा है। तो ये तीनों स्थिति में ये स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। तो हम इन स्थितियों में सबसे पहले स्थिति को सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा सा में समझ में आ जाएगा। और केस सेकंड में जो है इस स्थिति को समझेंगे, मतलब इस स्थिति को सत्यापित करेंगे। और केस थर्ड में जो है ए बी छोटा है डी से, तो बिल्कुल सेम स्थिति है, मतलब यहां से देखेंगे कि पहले दूसरा स्थिति जो है ए बी ग्रेटर देन डी, ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। और यदि हम डी ए बी के स्थान पे डी को लिख दें, इसमें ए बी के स्थान पे डी को लिख दें और डी के स्थान पे ए बी को लिख दें, है ना, तो बिल्कुल सेम लग रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है, त्रिभुज को कलर देना है। त्रिभुज एबीसी में जिस जिस तथ्य का हम प्रयोग करेंगे उसके जगह पे हमें डीईएफ का प्रयोग करना है, और डीएफ के जगह पे हमें एबीसी का प्रयोग करना है। तो हम केस सेकेंड को सिद्ध करेंगे, उसी तरह से आपको केस थर्ड को बिल्कुल सेम प्रोसेस से सिद्ध कर लेना है। और सिद्ध जरूर कर लीजिएगा ताकि ये प्रमेय आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए इस प्रमेय में आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में क्या है, ए बी बराबर डी। तो ए बी बराबर डी है, तो यहां से हम लेंगे, अब ए बी बराबर डी दिया हुआ है, ठीक है। तो डी को हम जब इस तरफ लेके आएंगे तो ए बी बटे डी हो जाएगा। तो जब ये इस तरफ आ गए तो इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया, एक, ठीक है, इस तरह समझ रहे हैं। और आगे देखिएगा कि यहां जो है हमें दिया हुआ है प्रमेय में ही कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, ऐसा दिया हुआ है। हम लिखे थे इस कथन को, जो है प्रमेय के कथन के अनुसार ही इसको हम लिखे हैं। तो ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ दिया हुआ है, लेकिन यहां लिखेंगे, लेकिन दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, ये हमें दिया हुआ है प्रमेय में पहले से। तो यहां से हम देख रहे हैं कि यहाँ ए बी बटे डी का वैल्यू क्या है, एक के बराबर है, और यहाँ भी हमें ए बी बटे डी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ए सी बटे डी एफ का वैल्यू जो है एक के बराबर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो जब ए सी बटे डी एफ का वैल्यू एक के बराबर हो गया तो यहाँ से ए सी, जब डी एफ इधर लेके जाएंगे तो गुना हो जाएगा इधर एक में, तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एफ के बराबर, मतलब यहाँ से क्या आ गया, ए सी बराबर डी एफ। तो इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा कि ये पहले से है ए बी बराबर डी, ठीक है, ए बी बराबर डी, ए बी भुजा जो है बराबर है डी भुजा के पहले से ही, ठीक है। प्रथम केस में हम वही लिए हैं कि ए बी जो है डी के बराबर है, तो ये पहले से ही है। और दूसरे केस में क्या है, जब आगे लेके चले इस कथन को, तो ए सी बराबर डी एफ आ गया, ए सी भुजा जो है डी एफ भुजा के बराबर आ गया, है ना। और इसमें और दिया हुआ कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। तो यहां से हम ध्यान देंगे एस ए एस सर्वांग समता पे। एस ए एस सर्वांग समता में क्या था कि यदि किसी एक त्रिभुज की एक कोण, ठीक है, किसी एक त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज की एक कोण के
बराबर हो तथा उसको अंतर्गत करने वाली दो अन्य भुजाएं भी दूसरे त्रिभुज की संगत अन्य दो भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ठीक है, तो सर्वांगसम होता है, सर्वांग समता आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है ना। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज डी ई एफ किससे हो जाएगा, यस ए एस से, मतलब साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांग समता से। ठीक है, और चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण ए जो कोण डी के बराबर तो दिया हुआ ही था, तो कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के अनुसार ए बी सी डी ई एफ, इसलिए कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ, और कोण ए बराबर कोण डी जो है क्या है, दिया है ना। तो चूंकि इन दोनों त्रिभुज के सभी कोण क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ए समरूपता से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, किसे, ए समरूपता से। ठीक है, इसे हम पहले भी अपने वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं ए समरूपता को, यदि नहीं अभी तक देखे हैं तो यही हमें प्रमेय में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये केस फर्स्ट को हम लेके चले हैं, तब ये सिद्ध हो चुका है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब हम आएंगे केस सेकंड में। केस सेकंड में क्या है कि एबी भुजा जो है त्रिभुज एबीसी में, एबी भुजा जो है त्रिभुज डी एबीसी में, और त्रिभुज डीईएफ में डी भुजा जो है उसकी अपेक्षा क्या है, एबी बड़ा है ना, ए बी ग्रेटर देन डी। तो इस केस को आगे लेके चलेंगे, समझते हैं। केस सेकेंड क्या था, ए बी ग्रेटर देन डी, मतलब ए बी भुजा जो है डी भुजा से बड़ी है। अब हम इस केस को सिद्ध करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। तो इसके अनुसार हम एक फिगर को बनाते हैं, ये इस तरह से, और इससे थोड़ा सा छोटा हम इस फिगर को बनाते हैं। तो ये ए बी सी डी ई एफ, ज़्यादा छोटा फिगर बना दिए नहीं, माफ़ी चाहते हैं, खैर आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी सी और ये डी ई एफ है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी भुजा पे, ठीक है, किसी भी भुजा पे, ए बी पे है नहीं, किसी भी एक भुजा पे लेकर चलिएगा। तो हम लेकर चलते हैं ए बी भुजा पे। ठीक है, तो ए बी भुजा पे जो है डी ई के बराबर, क्योंकि यहाँ ए बी क्या है, डी से बड़ा है, ए बी जो है डी से बड़ा है, इसलिए ए बी भुजा पे हम डी ई के बराबर एक बिंदु काटेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ए सी भुजा पे डी एफ के बराबर एक बिंदु काटेंगे, और इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए हम इसे नामांकित कर देते हैं क्रमशः यम और यन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो हम इसमें किए हैं ये रचना में आ गया आपका। ठीक है, रचना में क्या कर दिए कि त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी भुजा पे ए एम बराबर डी काटा, और ए सी भुजा पे ए एन बराबर डी एफ काटा, समझ रहे होंगे। और इन दोनों बिंदुओं को क्या किए, मिला दिए, एम और एन को मिला दिया। तो चलिए इस त्रिभुज पे हम बना लेते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। चलिए ये हमने खींच लिया, तो इसी फिगर से समझेंगे क्योंकि ये फिगर तो ढकने वाला है आगे। तो जो हमने रचना में किए हैं उसे हम पहले लिख लेंगे। तो क्या किए रचना में, लिखेंगे रचना त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी पर डी बराबर ए एम तथा भुजा ए सी पर डी एफ बराबर ए एन काटा तथा एम और एन को मिलाया। देख रहे होंगे आप लोग फिगर में कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा पे डी भुजा के बराबर ए एम काटा, ठीक है, तथा भुजा ए सी पर डी एफ भुजा की लंबाई के बराबर ए एन काटा, और एम और एन को क्या किए, मिला दिए। अब हम आ जाएंगे इस त्रिभुज में प्रमाण पे। तो आगे प्रमाण में चलेंगे। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए एम एन को और त्रिभुज
DEF को। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हमें से क्या करना है, पहले समरूप साबित करना है, सॉरी समरूप नहीं सर्वांगसम साबित करना है। आगे चलते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज AMN तथा त्रिभुज DEF में, है ना, क्या क्या है, AM भुजा जो है DE भुजा के बराबर है। AM बराबर DE किससे, रचना से, हम रचना किए हैं। ठीक है, तथा AN भुजा जो है DF भुजा के बराबर है, तो लिखेंगे AN बराबर DF, ये भी रचना से। और कोण A जो है कोण D के बराबर है, जो कि हमें पहले से दिया है प्रमेय में, तो हम दिखा देते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोण A जो है कोण D के बराबर दिया हुआ है प्रमेय 6.5 में। तो यहाँ से हम ले लिए हैं कि कोण A जो है कोण D के बराबर है। तो यहाँ से हम देखें कि त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF में दो भुजा है ना, उसके अंतर्गत की एक कोण है ना, पहले त्रिभुज का दो भुजा उसके अंतर्गत का एक कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत की एक कोण के क्या है, बराबर है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि AM बराबर DF है, AM बराबर DF, सॉरी AM बराबर DF नहीं, AM बराबर D और AN बराबर DF, AN बराबर DF है और कोण A बराबर कोण D है। इसलिए त्रिभुज AMN सर्वांगसम त्रिभुज DEF, त्रिभुज AMN सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के किससे, SAS सर्वांग क्षमता से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो कोण A कोण D के बराबर, इसलिए कोण M कोण E के बराबर, इसलिए कोण N जो है कोण F के बराबर हो जाएगा। समझ चुके हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए कोण भी इनके बराबर हो जाएंगे, संगत कोण। तो कोण A कोण D के बराबर तो ये है ही, तो हमें लिख देना है कोण M बराबर कोण N। चलिए अभी इस फिगर का जरूरत पड़ गया, कोण M बराबर कोण E, N नहीं, कोण M बराबर कोण E और तथा कोण N बराबर कोण F। अब इसे आप समीकरण 1 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमें दिया हुआ है क्या, पहले से दिया हुआ है जो हम पहले लिखे थे कथन में, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, AB बराबर सॉरी AB बराबर नहीं, AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये दिया हुआ है। तो ये लिखते हैं, दिया है AB बटे DE बराबर AC बटे DF, ये दिया हुआ है। ठीक, और रचना से हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तथा यहाँ लिखिएगा, रचना हम क्या किए थे, AM बराबर DE और AN बराबर DF, AM बराबर DE और AN बराबर DF, तो यहाँ लिखना है, तथा रचना से AM बराबर DE है ना एवं AN बराबर DF, ये भी दिया हुआ है। ठीक, तो इसलिए हम लिख सकते हैं D के जगह पे AM लिख दें, क्योंकि D का वैल्यू जो है AM के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। उसी तरह DF का वैल्यू जो है AN के बराबर है, तो DF के जगह पे हम AN लिख दें, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए AB बटे D की जगह क्या लिखना है, AM, AB बटे AM बराबर AC बटे DF है, तो DF की जगह क्या लिखना है, AN, तो AC बटे AN। क्लियर है। अब दोनों पक्षों में हमें क्या करना है, एक घटा देना है। अब एक घटाने से क्या होगा, जरा अनुपात को देखेंगे, किसमें आ चुका है, AB बटे AM, AB बटे AM और AC बटे AN आ चुका है। जब हम एक घटाएंगे तो ये वाला अनुपात हमें निकलेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, भुजाएं अनुपातिक, एक त्रिभुज में जो है किसी रेखा द्वारा विभाजित अन्य दो भुजाएं अनुपातिक आ गई, तो ये अन्य तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कहा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, जब एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB बटे AM माइनस 1 बराबर AC बटे AN माइनस 1। चूंकि हम दोनों में एक घटा रहे हैं इसलिए किसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम वही वैल्यू
रहेगा, बशर्ते इसका अलग मान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों जो है आपस में बराबर है तो बराबर ही रहेगा। तो ए बी ए एम है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम जब ए एम और 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एम आ जाएगा, और ए बी में गुना होकर के इधर जाके घट जाएगा ए एम, ठीक। ए एम से ए एम में डिवाइड दिए, एक आगे एक गुना ए बी तो ए बी, मतलब भिन्न का घटाव तो आप लोग को आता ही होगा, हम क्यों माथा खराब कर रहे हैं। तो ए एन इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा माइनस में, अब बटा में भी ए एन रहेगा क्योंकि कुछ नहीं नीचे, तो ए एन वन का एलसीएम ए एन। तो अब यहाँ से ए बी माइनस ए एम, और फिर यहाँ से ए सी माइनस ए एन, समझ रहे। तो देखिएगा कि ए बी में से ए एम घटेगा तो ये लंबाई बचेगा, और उसी प्रकार ए सी में ए एन घटेगा तो ये लंबाई बचेगा ए एन सी, ठीक। तो आइए यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ए बी माइनस ए एम, देखिएगा ए बी माइनस ए एम बराबर बी एम है, उसी तरह से ए सी माइनस ए एन, ए सी माइनस ए एन बराबर की है एन सी, ठीक। तो अब इन दोनों का स्थान चेंज करके हमें ए बी माइनस एम की जगह बी एम लिख देना है, और ए सी माइनस ए एन की जगह पे क्या लिख देना है, एन सी। तो चलिए इसको बी एम नहीं एम बी लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। तो ए बी माइनस एम की जगह क्या लिख देंगे, एम बी बटे ए एम बराबर यहाँ पे लिख देंगे एन सी बटे ए एन। तो अब हम आ जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए एम बटे सॉरी एम बी बटे ए एम है ना, और एन सी बटे ए एन। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज को कोई एक रेखा अन्य दो भुजाओं पर कुछ इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रही है कि वे अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है। मतलब जो एम बी बटे ए एम का अनुपात है वही एन सी बटे ए एन का अनुपात है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये जो होगा भुजा, जो भुजा इन अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही है वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। किससे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, है ना। अब त्रिभुज ए बी सी में है ना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, याद है आप लोगों को, विलोम से क्या हो गया कि एम एन भुजा जो है, यहाँ देखेंगे एम एन भुजा जो है बीसी भुजा के समानांतर हो गई, एम एन समानांतर बीसी, समझ रहे हैं। और चूंकि ये दोनों भुजा समानांतर हो चुकी है तो यहाँ से हम देखेंगे कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ओर का बहिष कोण एवं उसी ओर के अंतः कोणों दूसरे ओर का अंतः कोणों का जोड़ा जो होता है क्या होता है, संगत कोण होता है, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों समानांतर रेखा होने के वजह से कोण यम का जो वैल्यू होगा वही कोण बी का वैल्यू होगा, उसी प्रकार कोण एन का जो वैल्यू होगा उसी प्रकार कोण एन का वैल्यू होगा वही कोण सी का वैल्यू होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए कोण एम, फिगर देखेंगे, कोण एम बराबर कोण बी किससे, संगत कोण से, ठीक उसी तरह से, तथा कोण एन बराबर कोण सी किससे, ये भी संगत कोण से, ठीक। और हमें कोण ए बराबर कोण डी जो है पहले से क्या है इस प्रमेय में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोण ए बराबर कोण डी ये पहले से प्रमेय में दिया हुआ है, तथा कोण ए बराबर कोण डी ये हमें क्या है दिया हुआ पहले से। तो अब हम यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में, जिसे हम समीकरण 1 बनाए थे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिला, देख रहे होंगे आप कि यहाँ यम बराबर की है ई है, कोण एम जो है कोण ई के बराबर है, कोण एन जो है कोण एफ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, कोण यम बराबर कोण ई तथा कोण एन बराबर कोण एफ, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या आ रहा है
कि कोण यम जो है कोण बी के बराबर है और कोण यन जो है कोण सी के बराबर है, लेकिन यहाँ कोण यम कोण ई के बराबर है और कोण यन कोण एफ के बराबर है। तो इस प्रकार से कोण यम का वैल्यू कोण ई के बराबर भी है और कोण यम का वैल्यू कोण बी के बराबर भी है। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा कि कोण यम मतलब कोण बी का वैल्यू जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण बी का वैल्यू जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से कोण यन का वैल्यू कोण सी के बराबर भी है और कोण यन का वैल्यू जो है कोण एफ के बराबर भी है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण एफ और हमें इसमें दिया हुआ कोण ए बराबर कोण डी। तो अब हम आएंगे दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, किससे, ए और ए समरूपता से। समझ रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ क्या हो गया, समरूप हो गया, क्योंकि कोण ए बराबर कोण डी दिया हुआ ही है और कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो गया और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। तो ये था हमारा ये सेकेंड केस वाला। ठीक है, ए बी जो है बड़ा है डी से, ठीक है, ए बी ग्रेटर देन डी। अब ये जो है डी ग्रेटर देन ए बी, ये आप लोगों को खुद सिद्ध कर लेना है। ठीक है, और सिद्ध कर लेना हमें आशा है कि आप लोग अवश्य सिद्ध कर लेंगे। ठीक, जिस प्रोसेस से हम इसे सत्यापित किए उसी प्रोसेस से आपको इसे सत्यापित कर लेना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को नोट करते आ रहे होंगे। यदि नहीं नोट करते आ रहे हैं तो वीडियो वापस प्ले कीजिए और आप लोग नोट अवश्य कर लीजिए, या समझ में आ गया है तो खुद आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अवश्य समझे होंगे पूरा अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।